से काम हम उसको ना 6 से 7 घंटे, तकरीबन 5 लोग थे। पहाड़ को क्रॉस किए, शाम का टाइम हो गया, बीच में जंगल आ रहा है, वो गंद वगैरह वो जो भी था उसके अंदर बड़ा मुश्किल था उस टाइम पे। वो सिर्फ जज्बा था, करते करते चले गए। आगे जाके देखते हैं बॉर्डर है। लेकिन कितने साल हो गए आपको वहाँ पर? तकरीबन 2003 से लेके अब तक तकरीबन आप कह लें 23 साल हो गए। 23 साल आपको इटली में हो गए। हाँ जी। तो गुलजानो में 23 सालों में चेंजिंग्स कितनी है? काफी चेंजिंग आ गई, जो पुराने हो गई, फिर जुबान से की आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। इसमें बहुत सारी स्ट्रगल है, क्योंकि ये जो चीज है इतनी जल्दी नहीं आती। तो इस टेन्योर में आपको कोई जिंदगी में आपके कोई आया हो? बहुत सारे लोग आए, मतलब कोई ऐसा आया हो? एक बंदा आया, जी। ऐसा बंदा आया तो मैं किसी खातून की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, वही बता रहा हूँ आपको। मैं काम करता था वहाँ पे, हमारी कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के बाद जो है ना, वो इटालियन थी? नहीं, इटालियन नहीं थी। इटालियन उनके बाद रोमानिया का पासपोर्ट था। जर्मानिया उसके पास इटालियन ट्रैवल कर सकते यूरोपियन हैं। कम्युनिटी में था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जनाब अली, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपके शो खरा सच की 3rd एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर है। आज जो मेरे पास स्पेशल खास गेस्ट हैं वो है एक ओवरसीज पाकिस्तानी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो बात, आज जैसे आपको हमेशा ही पता है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की अलग बात होती है, अलग थॉट्स होते हैं, अलग ख्याल होते हैं। तो आज हमको उनको अपने शो में वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं उनके बारे में कुछ सवालात जो कि होंगे खरा सच। खरा सच, आपको पता है, जैसे मैं हमेशा आपके सामने खरा सच लेके आता रहा हूँ। अभी मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक शो लाऊंगा उस पर, लेकिन ऑटिज्म पर, लेकिन उस पर मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके लिए मुझे पूरा वर्कआउट करना पड़ेगा। आपको पता है, आपका भाई हमेशा जो लेके आता है चीज़, कोई ऑथेंटिक चीज़ लेके आता है, हवाओं में मारने के लिए नहीं लेके आता। तो जनाब अली, खरा सच स्टार्ट करते हैं अपने गेस्ट के साथ। अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, आपकी दुआ है, सब ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए मौसम के क्या असरात पड़े आप पर पाकिस्तान आपके? पाकिस्तान में मौसम ठीक है, नॉर्मल है, इतना बेहतर है? हाँ जी। मतलब यूजली आपके जो लोग वहाँ पर रहते हैं, आप हाँ उस जी। तरह ये वाला मौसम उस लिहाज से? उस लिहाज से उधर ज़्यादा सर्दी है, तो इधर मौसम थोड़ा सा गर्म है। मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगता है इस वजह से, क्योंकि सर्दी में रह के बंदा जो ना गर्मी को लाइक करता है। गर्मी में जाए, पसीना आएगा, थोड़ा सा जिस्म को ले, उधर मोटे कपड़े पहन पहन के बंदा थोड़ा आवाज़दार हो जाता है। जनाब अली, इंट्रो देते हैं। हामिद खान साहब इनका नाम है, इटली से ये हैं और मेरे ख्याल से 21 साल हो गए भाई। तकरीबन 99 से घर से निकला हूँ और 4 साल सऊदी का। आप अपना इंट्रो कोई छोटा सा देना चाहें तो, मतलब जो आपको लगता हो कि इंट्रो क्या देना है, बस इंट्रो तो यही होता है कि आप कुछ सवाल करेंगे, मैं उनका जवाब दूंगा। तो एक ऐसा हो कि मतलब एक इंट्रो के देखने वालों को पता चले कि आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी, या एक हल्का सा एक टच दें आप। उसके बाद फिर वो ऑब्वियसली मैं आपसे सवाल करूंगा, फिर आप देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच गए। इंट्रो से क्या मुराद है आपकी इंट्रो में? मतलब अपना नाम बताएं आप। जी, मेरा नाम हामिद है, मैं खान फैमिली का मेंबर हूँ। स्टार्ट करते हैं जनाब अली आज का खरा सच की एपिसोड नंबर 3 विद ओवरसीज पाकिस्तानी हामिद खान। आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि अपने बारे में कुछ इंट्रो तो हमने देख लिया, चले ये पूछते हैं आपसे कि जिंदगी अभी तक क्या समझ आई आप? जिंदगी जो है ना, अल्लाह पाक ने हमें भेजा है एक दूसरे के काम आने के लिए। जिंदगी एक स्ट्रगल का नाम है, इसमें आप जो अच्छा करेंगे उसका सिला आपको आगे मिलेगा। बहन भाई के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, माँ बाप के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, किसी को सपोर्ट करने का नाम जिंदगी है। अकेला बंदा जो जिंदगी, वो जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी है। आपको अभी तक जिंदगी ये समझ आई कि जिंदगी आपके हिसाब से? मैंने जो देखा है वो यही है कि भाई बगैर अकेले कोई जिंदगी नहीं है। इस जिंदगी का मकसद है, जैसे अल्लाह पाक ने हमें भेजा इधर कि भाई जाओ, मैंने तुम्हें भेजा, जो अच्छे काम करोगे उसका तुम्हें सिला मिलेगा। अच्छे काम हमसाये के काम हो, बहन भाइयों के काम हो, जो घर की जिंदगी की आम जरूरियात है उनको देखा जाए, जो जायज़ जरूरत है उनके पीछे स्ट्रगल की जाए, कामयाब हो। अपनी जिंदगी का यही मकसद है। जिंदगी का अभी तक आपको ये मकसद आया, मतलब हर अल्लाह पाक ने किसी को भी पैदा किया एक मकसद के तहत पैदा किया, तो उसको अपने मकसद को उसको लेकर साथ चलना चाहिए और अपने मकसद को समझना चाहिए। आपके मुताबिक वो एक जिंदगी है। मेरी नज़र में जिंदगी यही है कि भाई अच्छे काम करोगे, कोई भी है, हलाल जायज़ काम करो,
चाहे वो घर के मामलात हैं, हमसायों के हैं, जो कुछ भी है, अगर आपने आगे का रास्ता देखना है तो इस नज़र से मैं देखता हूँ। तो अपनी तरफ एज से एज कंपेयर टू पाकिस्तानी कम्युनिटी और यूरोपियन कम्युनिटी, मतलब हमारे एज पाकिस्तानी और यूरोपियन कम्युनिटी, मुसलमानी जो हम लोग वहाँ पे रहते, ओवरसीज पाकिस्तानी और हाँ। पाकिस्तानी कम्युनिटी, दोनों में डिफरेंस क्या है? इधर के लोग जो है ना शॉर्टकट बहुत मारते हैं। पाकिस्तान के लोग जो ना हर काम बंदा जो शॉर्टकट में है, टाइम बहुत ज़ाया करते हैं। उधर जो लोग हैं ना वो सिस्टम के साथ चल रहे हैं, हर चीज़ सिस्टम के साथ है, काम सिस्टम के साथ है। उधर टैक्स दे रहे हैं, आपको सहूलत है। उधर के हर जो हमारे इधर मिलना चाहिए, जो इस्लाम कहता है हमें, जो हुकूक हमें मिलने चाहिए वहाँ पे मिलते हैं, हालांकि वो मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम है, हाँ लेकिन जी। उन्होंने आपके असूल अपना लिया। हाँ जी, हमारा कुरान जी से लेके सारा कुछ वो उसको यूज कर रहे हैं, उससे फायदा उठा रहे हैं। हम जब उधर जाते तो देखते हैं कि यार काश ये लोग इस तरह के हैं, काश ये लोग अगर इस्लाम कबूल कर लें, कलमा पढ़ लेना, तो बेहतरीन। ये जनती हैं। मतलब जो हमारे बेसिक असूल हाँ हैं जी। वो लोगों ने अपनाए हुए हैं, और आपको लगता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को ये चीजें बेसिक पहले अपनानी चाहिए? बहुत मुश्किल है। हम लोग जो ना उनसे तकरीबन 30-40 साल पीछे हैं। इतना बड़ा गया है? हाँ जी, बहुत ज्यादा। सफाई, जुबान, रहन सहन, डिसिप्लिन, हर चीज से बहुत पीछे हैं। मतलब आप समझते हैं वहाँ कि पे हम- पेशेंट है हर चीज में। वहाँ पे अगर कोई दफ्तर में गया है, अगर कोई मेयर है, अगर कोई अफसर है, कुछ भी, अगर आप उधर गए, आपकी बारी आई है, आपको वो उसी तरह डील करेंगे जैसे अपने बंदों को डील करता है। आप उधर जाके डायरेक्टर बड़े अफसर से आराम से उसके कमरे में जाकर उसका अपना मसला बता सकते हैं, भाई मेरे साथ ये सिस्टम हो रहा है। इधर तो आप क्या कर, चपरासी से आगे जा नहीं सकते। तो डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? उधर आपको उसी नजर से देखा जाता है कि भाई ये गैर मुल्की नहीं है, हमारे लोग हैं, इन्होंने कानून फॉलो किया है, इनके पास लीगल लोग हैं, हम इनको वही रिस्पेक्ट देंगे जो अपने लोगों को देते हैं। माँ या बाप, हाँ जी। किसका किरदार ज्यादा है आपकी लाइफ में रहा? दोनों का ही। ज्यादा शुरू जिसके से जो है ना, ज्यादा करीब किसके रहा? शुरू से जब मैं छोटा था तो मैं एक ऐसा बहुत ही सेंसिटिव किस्म का बच्चा था। मेरे अंदर जो है ना, मैं चीज़ों को फॉलो करता था, उनको ऑब्जर्व करता था कि यार अभी जो आने वाला वक्त है ना, क्या करें, कोई ऐसा काम किया जाए कि जब इंसान की फैमिली बहुत बड़ी होती है ना, तो उसमें ख्वाहिशातें बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये देखता था कि नहीं यार, किसी एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, क्योंकि घर के मामला जो है ना, सिस्टम, मिसाल के तौर पे आपको 20 रुपए चाहिए, आपको 10 रुपए नहीं आ रहे, तो वो जो 10 रुपए है ना, वो जब घर में आते थे तो ये सिस्टम सही नहीं चलता था। मेरे दिमाग में शुरू से ये था कि यार मैंने कुछ करना है अपने वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए। फिर आहिस्ता तो ये मेरा ख्वाब था, आहिस्ता चलता रहा। वालिद साहब से ज़रा मैं ज़्यादा टाइट था, तो मैं उनकी ज़रिए निगरानी बढ़ा हूँ। उन्होंने, उनके दोस्त वगैरह सारे पढ़े लिखे थे, क्या कहते हैं अपने में, इंग्लिश प्रोफेसर, इंजीनियर, दुकान पे आना उन्होंने, ठीक है। वालिद साहब का भी मेमोरी बहुत ज़बरदस्त थी, वो उनके लेवल की बात करते थे। उनको जो भी वो पढ़ते थे, एक दफ़ा किताब उनको याद हो जाती। उनके पास हर किस्म का मैं स्टॉक बहुत ज़्यादा था, बताने का, इल्म का, दूसरा तजर्बा बहुत ज़्यादा था। मेमोरी उनकी बहुत शार्प वो थी। मतलब विद डेट आप कहते हैं कि वो हर चीज को, जो उन्हें हिस्ट्री का शौक था पढ़ने का, हिस्ट्री का, तो वो उनको विद डेट याद थी, जो हाँ जी। नॉर्मल एक एमए या पीएचडी बंदे को इसीलिए उनके भी मुश्किल से याद होती है। इसीलिए उनके दोस्त आते थे, कंपनी करते थे कि यार इनके पास जो चीज़ें हमारे पास नहीं है। वो ये नहीं देखते कि किधर बैठे हुए हैं, कहाँ है, नहीं, उनके पास इल्म बहुत ज़्यादा था। ये ज़रूरी नहीं कि आप पीएचडी करें तो आपको इल्म आएगा, उनकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी। वो दुनिया में सैर बहुत की उन्होंने अपने टाइम पे, आर्मी में भी रहे, दूसरी जंग में। इस वजह से वो बताते कि यार वहाँ पे ऐसे मामला होते थे, हमने ये खाया, हम ये करते थे, ये कुर्बानी दी। वो एक लंबी दास्तान है, फिर नेक्स्ट टाइम कभी इस मौजूद पे बात। सही, यानी कि आप वालिद साहब के अपने ज्यादा करीब थे। हाँ जी। तो बहन भाइयों में किससे सबसे नजदीक है? बहन भाइयों में सबसे नज़दीक सभी से हूँ, सबसे नज़दीक। मतलब आपकी एक माशाल्लाह बड़ी फैमिली है, तो हर वक्त इंसान का हर पहलू, मतलब जैसे हर डिकेड एक मेमोरी होती है, हर डिकेड एक मेमोरी, 10 साल गुजरे एक मेमोरी के साथ, 10 गुजरे, अब जिस एज में जाके अब आप आ गए हैं वहाँ से लेकर स्टार्ट बचपन से लेकर यहाँ तक, तो अब मतलब जिस एक प्योर मिच्योर इंसान हो जाता है, उस हिसाब से बंदा देखा जाए तो आप अपनी किस बहन भाई के ज़्यादा? मैं सबसे ज़्यादा जो है ना आपके करीब हूँ। मैं तो वही नहीं भाई, मैं तो एक होस्ट हूँ। मैं अपने भाई के, हाँ जी, ये एक सबसे करीब अपने भाई के। उसके बाद जितने भी घर के हैं उनके सबसे मतलब बराबर ही है, ये नहीं कह सकते सबके साथ
एक जैसा प्यार करता हूँ सबके साथ equally मतलब sincerity हाँ करने की जी, कोशिश कोई करता खास हूँ। बंदा नहीं हाँ। रखा हुआ ताकि उनमें ये चीज ना है कि भाई ये मुझे ज्यादा करता है उसको नहीं कर रहा, ये चीज नहीं मेरी जिंदगी में नहीं है, सब बराबर है। सर ये चाहता हूँ कि भाई ये जो कर रहा हूँ ना इसको पकड़ लो, इससे फायदा उठा लो जो टाइम की गुजर रहा है। अगर ये गुजर गया जो पहले हमने जाया कि अब दोबारा नहीं किया जाए, मकसद ये है। मतलब ये कहने का मकसद। हाँ जी। तो जिंदगी एज ओवरसीज पाकिस्तानी कैसी मुश्किलात और आसानियां? ओवरसीज जिंदगी जो है ना वो समझ लें जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद जीरो है, बच्चे को माँ समझाती है, ओवरसीज को दुनिया समझाती है। आप गए हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जब आप चलेंगे, एक आपके ख्वाब होते हैं, जैसे आप शीशा देख रहे हैं, शीशे के सामने आपको सब कुछ नजर आ रहा है, उसके बैक साइड पे क्या आपको कोई पता नहीं। जब बंदा वहां पे उतरता है ना वो दुनिया चेंज हो जाती है, यार दोस्त नहीं काम आते, ना आपको कोई सपोर्ट होती है, ना लैंग्वेज की, ना खाना पीना, ना घर, हर किस्म का। बंदा कहता है यार ये जो मैंने फैसला किया बड़ा गलत हो गया। फिर वो स्ट्रगल करता है आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले क्या कहते हैं, जगह ढूंढनी है कि यार मैंने रहना किधर है। उसके बाद डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट जो इधर ज्यादातर जो हम लोग जाते हैं जहाँ पे सियासी पनाह लेते हैं, सियासी पनाह में पहले जो होता था ना तकरीबन आप 3 साल काम नहीं कर सकते। अभी जो है ना उन्होंने नया कानून बनाया 2013 से, आप गए हैं आपने जाके सियासी पनाह ली है, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट जो काम चल रहे हैं ना, अभी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, वो उस पर बात करेंगे, आपको शॉर्टकट्स का बताता हूँ। वो जाते हैं जाके सियासी पनाह लेते हैं, उसका 3-4 माह इंतजार करना। 3-4 माह के बाद आपको एक लेटर मिलता है कि भाई ये आपको दिया है, आप होम अफेयर में जाएं, वहाँ पे आपको एक कार्ड मिलेगा, उसके ऊपर आपको काम की इजाजत मिल जाती है, ठीक है। उनका मकसद ये है कि भाई इस बंदे को हमने नहीं पालना, ये इजाजत दी, ये काम करे, हमारा टैक्स हमें दे और खुद भी जिए और गवर्नमेंट को भी फायदा हो, दोनों तरफ फायदा हो कि भाई अपना भी बर्डन उठाओ और गवर्नमेंट को भी फायदा हाँ हो। जी। मतलब आप जब यहाँ से Overseas- गए हैं, आप यहाँ से गए हैं तो ऑब्वियसली आपका पहली लैंडेड कहाँ पे थी? पाकिस्तान से अप्लाई करके आप? पाकिस्तान से जब सबसे पहले मैं गया 99 में, मैं गया हूँ, मैंने जाना था मोज़म्बिक, साउथ अफ्रीका मेरा डेस्टिनेशन था। मैं सबसे पहले इधर से उड़ा हूँ केनिया। केनिया जब मैं गया हूँ ना तकरीबन 5-5.5 घंटे की फ्लाइट थी। तो इधर से जब से मैं घर से निकला हूँ तो बड़ा खुश था, वहाँ पे गया हूँ तो एकदम मेरी दुनिया चेंज हो गई। तो मैं जब जाके उतरा हूँ, बैठा हूँ अकेला, मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं कहा यार ये क्या हो गया, जो बंदा अपने बहन भाइयों के साथ सारी जिंदगी गुजार के इस शौक में जा रहा है, उसको ये नहीं पता। 99 में जो वो माहौल था उसमें बंदे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था पाकिस्तान में, नहीं इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। मतलब नहीं। आपकी गैदरिंग उस वक्त होगी जो लड़कों की आम गैदरिंग होती है, उसमें कोई अपर क्लास या कोई ऐसा नहीं, नॉर्मल से क्लास, मतलब कहीं शहर से बाहर जाना कभी कभी मेरे ख्याल से होता होगा, क्रिकेट खेलने के चक्कर में जाते थे, मैच शायद खेलने मुश्किल चले से, थे, हाँ। या कभी 1-2 बार सैर पर चले गए तो अचानक से एक माहौल चेंज हो जाना। नहीं माहौल चेंज नहीं, मेरे ये ख्वाब था कि मैं कुछ करूं, शौक बहुत ज्यादा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भाई आगे मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होगी, मतलब क्या हर्डल्स आने वाली है हाँ आगे, जी, क्या मुश्किलात आने वाली हैं, इसको कैसे डील करना है, क्या करना है। वहाँ पे कीनिया उतरा हूँ तो मैं ना एकदम डिसाइड हो गया, तो मैं रोना शुरू कर दिया। उसी जहाज में एक उनका मामू और 4 उनके भांजे थे। वो उसने मुझे देखा कि यार ये बंदा रो रहा है, क्यों वापस किया है जवाना, क्यों रो रहे हैं? मैं कहा यार वो दफाकार फलाना, इसने मुझे बताया ना ऐसा। तो मैंने चुप हो गया, हाँ मेरे साथ वो अल्लाह की तरफ से एक मदद आई कि यार किया आपको अल्लाह की तरफ से हाँ जी, मदद आई। थोड़ी सी मोटिवेशन क्या मुझे motivation बताया दी मुझे। उन्होंने? फिर मैं उनके साथ मिक्स हो गया, फिर वो भी उधर ही जा रहे थे, मैं उनके साथ आस्ता था। फिर वहाँ से हम गए हैं क्या कहते हैं तंजानिया, नेक्स्ट फ्लाइट। उसके बाद हम गए हैं स्वाजीलैंड, एक स्विट्जरलैंड एक स्वाजीलैंड अफ्रीका में, हाँ जी, वहाँ पे उतरे। उसके बाद फिर ट्रांजिट चेंज हुआ, फिर हम गए हैं मोज़म्बिक, आखिरी डेस्टिनेशन थी मोज़म्बिक गए हैं। उसके बाद सादा तबीयत एतबार फौरन बंदों पे कर लिया। वहाँ पे एक कानून था उस टाइम पे कि भाई आपने ना कम से कम $350 जमा करवाने, 400 या 450 इतना था डॉलर, आप देंगे तो आपको एंट्री मिलेगी। सही। मैं सीधा बंदा, मैंने अपने पैसे उनको निकाल के दे दिए, ये भी नहीं सोचा कि यार अगर ये फ्रॉड कर गए तो तेरे साथ क्या बनेगा, ठीक है। अल्लाह की आस पे दे दिए। उन्होंने पहले अपने भतीजों भांजों को निकाला है, उसके बाद जो है ना वो पैसे चेंज करके, ठीक है, फिर दोबारा वापस लाए हैं, फिर मुझे दिए, हम दोनों फिर बाहर नहीं निकले। फिर वही जो है ना आगे एक जगह में चले गए, वहाँ पे एजेंट था इस्माइल उसका नाम था, फिर उसके घर हम गए, तकरीबन हम वहाँ पे 10-12 दिन रहे हैं। इसी तरह ही वो पहले चले गए, मैं फिर अकेले का अकेला रह गया। फिर एक और पार्टी आई है, दूसरे आए, फिर उनके साथ मिलके फिर हम गए हैं मोज़म्बिक। जब हम गए हैं, लेकिन वो मोज़म्बिक से बाहर निकले हैं
तो वहाँ पे डंकी लगानी पड़ती है। मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। बैग मेरे पास है तकरीबन 15 किलो का शोल्डर बैग। वो खाला कहता है कि भाई ऐसे करते हैं, मैं ना आपको थोड़ा सा गाड़ी में बैठेंगे, तकरीबन आधा घंटा गाड़ी चली, बाटर आ किसने बोला ये सामने पहाड़ है, आप इसको क्रॉस करेंगे, मैं ऊपर से आता हूँ। मैं बोला यार आधे घंटे का होगी जनाब। कम से कम हम उसको ना 6 से 7 घंटे, तकरीबन 5 लोग थे पहाड़ को क्रॉस किए। शाम का टाइम हो गया, बीच में जंगल आ रहा है, वो गंद वगैरह वो जो भी था उसके अंदर, बड़ा मुश्किल था उस टाइम पे। सिर्फ जज्बा था, करते करते चले गए। आगे जाके देखते हैं बार्डर है, तारें लगी हुई हैं। वहाँ से हमने तारें उठाई, एक दूसरे की हेल्प की, अंदर चले गए। वहाँ पे एक छोटा सा खोखा था, जैसे क्या कहते हैं परचून की दुकान के अंदर, वहाँ पे हम बैठे हैं। वो फिर गाड़ी लेके पहले ही खड़ा हुआ था, तो उसके अंदर बैठे बोतलें वगैरह पी के, तकरीबन मैं 10 मिनट पौधा किया होगा, स्टे किया होगा टाइम। उसके बाद जनाब गाड़ी चली है, तकरीबन कोई हम गए साउथ अफ्रीका, मोज़म्बिक, सॉरी जोहान्सबर्ग, उसका कैपिटल है। उसने हमें वहाँ पे उतारा, तकरीबन वहाँ से था 4 घंटे का होगा, 4-5 घंटे का गाड़ी में। वहाँ से जब उतरे हैं, फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, एक रात उनके पास ना, जो मुझे लेके गए थे। अगले दिन जो है ना दोस्तों को फ़ोन करके, तो मैंने उनको बोला यार ठीक है, मैं आपको बोलता ठीक है, बहुमल लेना मेरा दोस्त की कसम टिकट किया था। फिर वहाँ से वो मुझे कर ले। वो आपकी फर्स्ट डेस्टिनेशन थी? हाँ जी। जब मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने देखा जाके तो जंजाल पूरा बना हुआ था, 2 कमरे हैं और तकरीबन 12 से 15 लोग थे एक जगह पर, एक ही जगह, जैसे जंजालपुर है एकदम। जो उसने मुझे बताया कि भाई ये मेरा दोस्त है बचपन का, ठीक है, इसके सामान को नहीं छेड़ना, तूने इन किसी को भी अपना सामान नहीं देना, कपड़े देना, कोई चीज नहीं देनी, ठीक है। वो दोस्त अभी भी है, साउथ अफ्रीका में होता है। मैं बोला भाई अगर कोई मसला हो ना, तुम सबकी खैर नहीं, क्योंकि वो इंचार्ज था, घर का किराया वगैरह वो चलाता था सारा कुछ। उन्होंने कहा ठीक है, तुम बड़ी रिस्पेक्ट दी मुझे, मैं बड़ा खुश। तो जिंदगी मैंने बोला यार उधर कुछ करना तो है, बंदे कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि वो जो दोस्त है वो बेकरी में लगा हुआ था, ठीक है। तो इसी तरह मेरा एक दोस्त है, घर में रहता था, उसने कहा यार ऐसे कर, जो है ना मेरे भाई जो ना इंग्लैंड चले गए, वो स्टॉल लगाते हैं, ठीक है। वहाँ पर उस टाइम पे जो घड़ियाँ थी, सेल थी, बैटरी वगैरह, और ये बच्चों के होते थे खिलौने, वो इस तरह फिर मैंने अपना स्टैंड लिया वहाँ पे। वो बिनौनी चौक में एक मार्केट है, उस टाइम वो खुली होती थी, अब तो वो खत्म हो गया था। वहाँ पे जो ना सब लोग जो ना सुबह को फुटपाथ पे, जैसे यहाँ पे बाजार नहीं लगता, बाजार लगाते, हाँ जी, वहाँ पे मैंने अपना एक तकरीबन 3 फुट और 6 फुट का फट्टा लेके उसको स्टैंड लगा के उसके खिलौने का सब चीजें, ऐसे फिर जिंदगी शुरू की। तो जोहान्सबर्ग में कितने साल रहे? जोहान्सबर्ग बिनौनी में, हाँ जी, कितने साल रहे? तकरीबन 99 का गया हूँ, 2002 से वहाँ पे निकला हूँ मैं, 4 साल। कितनी अटेम्प्ट किए आपने वहाँ से आगे जाने की? वो तो एक लंबी दास्तान है, आप उसको शॉर्ट में बताएं कि कितने आपने वहाँ से अटेम्प्ट किए। हाँ ये भी एक अच्छा मौजूद है, तुम शॉर्ट ये बता दे, तकरीबन मैंने 4 ट्राई की बाहर आगे जाने के लिए, क्योंकि पर्पस आपका यही था वहाँ जाने का। मेरे मैंने ये सोचा वहाँ से आगे जाना है। नहीं, मैंने ये सोचा कि भाई जो मेरा मकसद है ना, इधर नहीं हासिल हो सकता, क्योंकि इधर एक काम नहीं है, इधर इतने पैसे नहीं है, मुझे आगे जाना ही जाना है, मैंने कोशिश करनी है। मैंने 4 अटेम्प्ट किए, चौथी दफा मैं कामयाब हुआ। चौथी बार में आप लैंड कहाँ हुए? फ्रांस, एयर फ्रांस, पेरिस उतरा हूँ, वहाँ उतर गए। हाँ जी। जब आपकी आगे जर्नी शुरू हुई, पहले तो 3 बार आप पीछे आ गए वापस। हाँ जी। तो आपने आगे 3 बार जो किए ना, ये भी शॉर्टकट बताते हैं। 3 बार ये है कि जब मैंने देखा कि यार मैं पैसे जमा करता हूँ, क्योंकि दोस्त वगैरह मुझे सपोर्ट करते थे, किराया लेते थे सारा कुछ, लेकिन मैं कम देता था, क्योंकि वो जो ना दोस्त सारा खर्चा उठाता था। बाकी जितने भी होता था, ये होता कि यार ये बंदा नया है, अभी स्टैंड नहीं हुआ कि यार इसको डिसाइड नहीं करना, ठीक है यार जब पैसे होंगे कर लेंगे, कोई बात नहीं, तुम रहो खाओ भी, ऐसे होता है उधर उस टाइम पे। तो सबसे पहले मैंने ट्राई की, वहाँ के पेपर बनवाए। वो ये होता है कि भाई जब 2 नंबर तरीके से पेपर बनते, जैसे आपको पता है नॉर्मल ना, बंदा जो है ना वो जो मर गया तो उसका सर्टिफिकेट बनाते हैं, सर्टिफिकेट से आपकी आईडी बनती है, आईडी के बाद आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, आपके फिंगर होते हैं, सारा कुछ पासपोर्ट ये और जो डॉक्यूमेंट्स सब ओरिजिनल होते हैं, लेकिन जो बंदा है ना उसके फिंगर भी ओरिजिनल होते हैं, लेकिन उसके एक्शन जो है ना उससे बंदा वो जो है ना बंदा पकड़ा है, लैंग्वेज से मार खा जाते हैं, एक्सेंट से मार खा जाते हैं। उस टाइम पे बड़ा ट्रेंड था जब लोग जो ना चीजें बना के ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड आराम से आए थे, निकल जाते थे आराम से। हाँ, वो एजेंट को पैसे देते थे, उनकी वहाँ पे बातचीत हुई होती थी इमिग्रेशन के साथ, तो इंसान आराम से बाहर आ जाता था। ये ट्रेंड चलता था, ये तकरीबन चला 2010 तक,
3 आपने सबसे पहले मैंने ट्राई की ऑस्ट्रेलिया की, एजेंसी से वीज़ा लगवाया, सारा कुछ कर रहे। वो वीज़ा कैसे लगा, मेरे साथ अंकल थे, उनका था क्या कहते हैं शोरूम था फर्नीचर का। वो मुझे बड़ी सपोर्ट करते, बड़े अच्छे बंदे थे, मुसलमान थे, उनके घर आता जाता भी था, साथ में था, सपोर्ट करता था कि यार ये ध्यान रखें। इस उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता प्यार हो गया। फिर वो मुझे कहते यार तू मेरा बेटा है। अच्छा, मैंने उनको बोला अंकल ये मैंने काम करना है, मुझे ना जॉब लेटर चाहिए और आपका पासपोर्ट जब मिलके जो है ना, ये मैंने वीज़ा अप्लाई करना। उस टाइम पे ट्रैवल एजेंसी वाले ना लगवा के देते थे, वीज़ा लग के आ गया। आपने होटल बुकिंग चाहिए होती, टिकट चाहिए होती, वो वगैरह सारा कुछ करके अंकल ने जनाब हम तैयारी वगैरह कर, मैं बड़ा खुश, घर भी बताया कि मैं जा रहा हूँ। एयरपोर्ट पे गए तो अंकल कहता ठीक है अभी आप जो ना फैमिली को लेकर सब्र करो। उसने मुझे वो चीज़ साउथ अफ्रीकन एयरलाइन, उस टाइम पे डबल इमिग्रेशन होती, डबल इमिग्रेशन मतलब एक साउथ अफ्रीकन एयरलाइन वाले आपका इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं सब बोर्डिंग से पहले ना, फिर उसके बाद आगे वहाँ पे वो इमिग्रेशन वाली औरत थी, उसने मुझे पूछा कि हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है नॉर्मल। तो मुझे बोलती है आप किधर पैदा हुए हो, ठीक है। तो मैंने बोला मैं बिलोनी में पैदा हूँ। किस जगह में पैदा हुए? मैंने बोला एक्टिंग में। वो मुझे देखे ना हंसना शुरू, बड़ी अच्छी थी, उसकी उम्र होगी तकरीबन 50 साल, बड़ी हंसना शुरू की, बोलती सोच के जवाब दो, इधर ही पैदा हूँ। बोलती नहीं तो मैं पता है तुम कितने साल के इधर? मैंने बोला हाँ जी। कितने साल के? मैंने बोला 23 साल का। बोलती है कि एक्टिंग हॉस्पिटल जो है तुम्हें पता है कब बना है? मैंने बोला नहीं। बोलती भाई इसको तो बने हुए भी 15 साल नहीं हुए, तुम लोग कैसे पैदा हो गए? एक हो गया। हाँ जी, इस चीज मैंने उसको कहा प्लीज मुझे जाने दो, तुम्हारी मेरे कोई ऐसा मतलब मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें आगे से डिपोर्ट कर देंगे, कोई फायदा नहीं जाने। यही बात अंकल दिमाग में पड़ गया था, अभी व्हाट्सएप का नथिंग अंकल, नो 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 समथिंग रॉन्ग। उसने उसको डिटेल बताई है, अंकल पता नहीं। वो जनाब मेरा जो सारी खुशी थी ना सब नीचे घर वापस आ गए। घर आके जो है डिप्रेशन टेंशन, कोई बात नहीं, और से फिर दोबारा काम पे गया हूँ, जिंदगी दोबारा फिर शुरू की है। अंकल ने बोला यार ये जो रिफंडेबल सारा आ जाएगा, तो पासपोर्ट भी जब्त हो गया, हर चीज जब्त हो गई। उसके बाद फिर दोबारा स्टैंड लिया, फिर कोशिश की जनाब इंग्लैंड चले, अंकल को राजी किया, होटल बुकिंग की, उस पासपोर्ट है उसकी एंट्री है, वीजा नहीं है उस टाइम पे। ये वीजा बंद हुआ है बाद में जाके ना वीजा बाद में हुआ है, उस टाइम पे एंट्री थी साउथ अफ्रीकन पासपोर्ट पे। 10 साल का पासपोर्ट बन गया, बड़े मजे से ना मैंने होटल बुकिंग करवाई, अंकल वगैरह सारा, मैं बड़े खुशी ना गए उधर। 11 वो दिमाग में ये नहीं भाई 11 सितंबर का धमाका हो गया, ठीक है जी। तो उस टाइम पे उन्होंने एक और प्लान बना लिया इमिग्रेशन वाले। वो क्या करते थे कि भाई जो भी आ रहा है ना उसको आने दो, इसको हम अंदर ट्रांजिट हॉल में पकड़ेंगे। हम गए हैं बड़े मजे से, आराम से मैंने पासपोर्ट लिया, वोटिंग वगैरह कर आगे चले, आगे गए हैं तो जाके फर्स्ट ओके होगी, ट्रांजिट हॉल में बैठ गए। आधा घंटा नहीं गुजरा तो FIA वाले आ गए। वो बोलते हैं हाँ जी किधर? मैंने बोला इस तरह जा रहे हैं, आ जाओ। अंकल को कहते हैं आप इधर बैठो। वो वजह क्या हुई, मुझे ले गए ऊपर इमिग्रेशन दफ्तर में। उधर पहले उन्होंने पाकिस्तानी शेख ऊपर के 4 लड़के पकड़े हुए थे, उनको पता चल गया कि ये भी कंपनी है, बिठा लिया जनाब, ठीक है। अंकल ने फ्लाइट पकड़ी, अंकल इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने हमें ना जेल में लेके तकरीबन 1 हफ्ता जेल में रहे हैं। उधर ये कानून है कि भाई आपने सजा लेनी है कि पैसे पे करने हैं। उस टाइम पे था कि 3 महीने सजा ले लो जज के सामने, आप गिल्टी फील कर रहे हो, हाँ जी की है, पैसे लेने देने हैं कि सजा लेनी है। 3 महीने सजा या $500 दो, $500 दिए, जान छुट्टी, वापस आ गए। अंकल आए, अंकल वो अभी आई एम सॉरी, उन्होंने बातें वगैरह मुझे बताई कि चल कोई बात नहीं, चल रहा है सोचो जाने तो अल्लाह पर बेहतर लगा। तो हो गई। फिर मैं दोबारा इस चक्कर में जाहिर टाइम गुजरता रहा, तकरीबन 1 साल गुजर गए 2 चक्कर में, आहिस्ता आहिस्ता फिर पैसे इकट्ठे किए, फिर सिस्टम शुरू किया, फिर एजेंट से बात की। उस टाइम पे होता था चौधरी बिशारत पिंडी का था, वो बंदों को ना अमेरिका भेजता था, अमेरिका और दूसरों से मैंने जाकर बात की कि यार ये चक्कर है, सिस्टम मैंने ना ये काम करना है। वो तो ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, उसने मैं शॉर्टली बता रहा हूँ, आ गया टाइम आ गया। उस टाइम पे देखा यार तू अकेला नहीं जा रहा है, 2-3 बंदे जाएंगे, एक बंदा इंग्लैंड जाएगा तो 2 बंदे जो है ना स्पेन जाएंगे। अच्छा,
उसका कनेक्शन था। हम एयरपोर्ट पे गए हैं, आराम से बोटिंग वगैरह कराई, अंदर चले गए, अंदर जाके ना इमिग्रेशन वाले को वो पासपोर्ट दिया, उसने देखा, हाँ जी ठीक है। उन्होंने बोला यार ये मेरे साथ ना 1 मिनट बात करनी है, ताकि ये कंट्रोल है सारा, शक ना हो जाए दूसरे को, जो ऊपर अक्सर देखने कैमरा लगा हुआ है। इतनी देर में जाके हम आराम से उनके बैठे हैं, तो फ्लाइट का टाइम हो गया। वो आगे काली है बोर्डिंग जो फाड़ते हैं, तो किधर गायब हो गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ इतनी देर से, तुम बोलती हो उसको पैसे लगे होते हैं ना, ठीक है। आराम से उसको दिया, आराम से उधर जाए ना, बैठ गए बस लेके गई है। मैं जहाज के करीब, जहाज में बैठे हैं, उधर से दुआ की है, जहाज उड़ गया है। क्यों? अब मैं और एक दोस्त मेरा था, वो पीछे बैठा हुआ था। उसमें मसला ये होता है कि भाई जब आप उठते हैं ना, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट था हमारे पास, जो भी था। मैंने उसको ऐसे इशारा किया, ऐसे करके ना, बोलता है ऐसे हो गया। तो मैंने बोला हो गया, तो मैंने तो नहीं किया। फिर मैं बाथरूम में गया, उधर मैंने अपना पासपोर्ट वगैरह फाड़ फूट के तो फ्लैश कर दिया, उसका खा दी, ठीक है। बड़ा दुआएं वगैरह करें, नींद तो आ नहीं रही, टेंशन में कि यार क्या बनेगा, इतना निकल जाए। अच्छा, वहां से जनाब फ्लाइट उतरती है सुबह, तकरीबन कोई 6 बजे का टाइम, जहाज उतरा है। उनको पता नहीं क्या हुआ, क्या चक्कर हुआ जनाब। इमिग्रेशन वाले जो है ना सारे, उनके जो होते हैं FIA वाले, उनकी व्हाइट कलर की किट थी, सीढ़ी ऊपर ही आ गए। उन्होंने बोला भाई जो भी बंदा नीचे सीढ़ी उतरेगा वो अपना पासपोर्ट दिखाए। ठीक है जी, करते करते जनाब, हमसे पहले एक और पठान था, वो भी उधर से गया हुआ था। वो उसने क्या किया कि जनाब उसको पासपोर्ट दिया, उसने पासपोर्ट दिया है, और वो देख रहा है कि ये क्या चक्कर, ये कौन सा पासपोर्ट है, खाली उसका कवर है, सफे वगैरह सारे फाड़ दिए, खाली कवर। तो ये कौन सी कंट्री है भाई, ये कैसा पासपोर्ट है? उनको पता चलेगा भाई काम खराब है, वो पकड़ा गया, साथ में हम भी पकड़े गए। उन्होंने पकड़ा जनाब, सीधा जनाब ऊपर ले गए, क्योंकि आपने कहा कि ठीक है मैं सियासी करना चाहिए, आपको ले जाते हैं। वहां पे उन्होंने मैं रखा है तकरीबन कोई 3 दिन। उधर ही आते हैं, उधर ही आपका इंटरव्यू लेके चले जाते हैं, ठीक है। वो जो मेरा दोस्त था ना दूसरा, वो उसने किया हुआ था, क्या कहते हैं, एलिशिया का। तब आप फ्रांस में उतरे थे? नहीं, ये बता रहा हूँ स्टोरी स्पेन की। ये तीसरी स्टोरी है। स्पेन उतरे? हाँ जी, स्पेन उतरे। हमने वहाँ पे सियासी प्रणाली उसको दे दी, जो भी उसका इंटरव्यू हुआ जाए, तो मुझे नहीं पता, तो मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला भाई तुम्हारे पास अभी भी 72 घंटे का टाइम होता है, 72 आवर्स का टाइम होता है, तुमने इसमें तुम रीअप्लाई कर सकते हो, अपील कर सकते हो। मैंने फिर दोबारा कर दी, बोला नहीं भाई, वो भी कैंसिल होगी 72 घंटे के। उसके बाद फिर उन्होंने जो ना 3 दिन के बाद मुझे उठाया, मेरा बैग, 2 बड़े बड़े सैंडो थे, उन्होंने मुझे लेके आए नीचे। जहाज बिल्कुल तैयार था, पीछे से छोटी सी लिफ्ट लगाई उन्होंने। जैसे अंदर गया हूँ, पहली सीट थी, उन्होंने ये तुम्हारी जैकेट, तुम्हारी बोर्डिंग, ओके वापस साउथ अफ्रीका। आप वापस आ गए जी, साउथ अफ्रीका जी। उसके बाद आपने चौथी ट्राई की? हाँ जी। कितने से बाद? चौथी ट्राई मैंने की 2002 में, वो था मेरा ख्याल दिसंबर, हाँ दिसंबर 2002 में की थी वो। फिर उसी तरह सारा सिस्टम चलाया। फिर किसी और दूसरे एजेंट से बात की, उसने कहा कि भाई मैं तुझसे जो ना $4000 लूंगा, ठीक है। तो उससे पहले उसने एक ट्राई करवाई, वो कैंसिल हो गया, नहीं जा सके। वो चौथी ट्राई कहाँ की थी? तो फ्रांस की थी। फ्रांस की? हाँ जी। उसने जो ना, उसने कहा कि भाई तू जो है ना 2-3 दफा होके आ चुका है, तुझे एयरपोर्ट का पता है, ठीक है। अब तूने क्या करना है कि एक तेरा बंदा तेरे साथ जाएगा, मेरा एक जो है ना वो इंग्लैंड जाएगा, ठीक है। ऐसे हम गए, सारा कुछ सेटल था, जैसे उसने बुलाया था, प्लान वगैरह सारा कर करा के हम जनाब जहाज में गए। उसने बोला कि भाई ये आखिरी ट्राई है, ठीक है, अगर तो तू चले गया तो ठीक है, वरना तेरे पैसे गए। उस टाइम पे ये होता था, जो भी बंदा फ्रांस उतरता था ना, ट्यूब, जब आप जहाज से बाहर निकलते एक ट्यूब होती है, जहाँ से आप गुजरते हैं, वहाँ पे इमिग्रेशन वाले खड़े होते हैं, वो सबका पासपोर्ट चेक करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरा सफर लिखा हुआ था, सेम ऐसे ही हुआ मेरे साथ। जो था यूब साहब जो ना मेरे साथ आए थे, तो वो जो दूसरा लड़का, उसकी दूसरी फ्लाइट इंग्लैंड की, उधर चले गए, हम इधर फ्रांस उतरे हैं। तो सुबह का टाइम था, सर्दी थी दिसंबर में, तकरीबन मुझे याद है 15 या 16 दिसंबर था। और जैसे जर्मनी का मौसम फ्रांस का वैसे होता है सर्दियों में। तो हम निकलते जैसे सारे निकले हैं, हम भी निकल गए। वो अल्लाह का करना, ये मुझे याद आता है कि हो सकता है उस टाइम पे ना वो सुबह का टाइम था, यहाँ पे वो पौधा कहते हैं वफा करने गए थे,
यहाँ वो सिगरेट पीने कुछ कॉफी वगैरह पीने के, वो मतलब खाली अभी वहां से निकलना था। निकल आए, हो गए। अब निकल आए तो सोच रहे यार बाहर कैसे जाना है, क्योंकि है तो कुछ नहीं, अल्लाह की याद पे उधर से आपने पैसे जितने चढ़ाई के, भाई ठीक है। आगे क्या होता है, मैं इमिग्रेशन वाले के पास गया हूँ कि भाई मैंने बाहर जाना, हम दोनों। वो बोलता है भाई किस चक्कर में, पासपोर्ट किधर, कोई चक्कर नहीं। इस तरह वो सारा गोल है शांजलीजे, जो उसका ना, सॉरी शांजलीजे, उसका नाम भूल गया हूँ, फ्रांस का एयरपोर्ट, फ्रांस का एयरपोर्ट, हाँ उसका जेल में भी नाम नहीं आ रहा, क्या नाम था उसका। पर सारा जो है ना गोल बना हुआ, उसके दरवाजे हैं, आप अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकते। बस आती है, ठीक है, वो रुकेगी, दरवाजे खुलेंगे, बाहर वाले जो है ना अंदर आ जाते, अंदर वाले बाहर चले जाते हैं, हाँ ठीक है। तो चार्ल्स डी गॉल वो एयरपोर्ट का नाम है, ताकि भाई ये जो सुनते हैं ये ना कि भाई बंदे को फ्रांस गया उसको पता नहीं है, एयरपोर्ट का नाम नहीं यार। ये बात बता रहा हूँ 2002 की, आज 23 साल हो गए। अच्छा, हमने कोशिश की, मैंने बोला यार अयूब भाई ऐसे करते इसके अंदर चलते हैं, बस में बैठ गए, अपनी तरफ से तो बड़े चलाकी लगाई, बस रुकती उधर ही है जिधर दरवाजा आएगा, 4 दरवाजे छोड़े, 5वें पे गए तो हम उतरे ना, बोला बाहर निकलो, फिर अंदर, फिर किसी से पूछा कि भाई यहाँ पे सियासी फलान करो, ठीक है, किसी ने बताया भाई ऐसे करो, फलानी जगह पे चलो, अंदर ही बड़ा बहुत बड़ा है, जैसे दुबई का है वैसे ही है। वहां पे जाके ना हम अभी बैठे ही हैं, तो उधर से यूएनओ के एक लड़की और लड़का, हम क्लीन पे बैठे जमीन पे, बोले क्यों बैठे हुए इधर, ने बोला ये दफ्तर है तो यहाँ पे जो सियासी फलान करवानी है। तो उसने बोला ठीक है सही है, एक मिनट आओ मेरे साथ, हमें लेके गए जनाब, उन्होंने एक बोतल, एक बर्गर, नॉर्मल चीज लगी उसके अंदर, और 10 यूरो दिया, कार्ड दिया कि भाई ये रखो, फोन करना, अब हम चक्कर लगा के आते हैं, तो अगर इन्होंने तुम्हारी बात ना सुनी तो मैं बताना। इतनी देर में उसने देखा भाई मैं खाने लगा हूँ, तो बोला आ जा भाई। उन्होंने मुझे पकड़ा, तस्वीरें वगैरह खींच के, जो उनका नॉर्मली सिस्टम होता है ना, अंदर बंद कर दिया। अंदर जब मैं गया हूँ तो पहले 20 बंदे, ये छोटा सा कमरा, 20 बंदे बैठे इंतजार करो अपनी बात। किस्सा मुझसे कर आगे शाम को जो है ना, जब मैं बाहर आऊँ उधर यूथ साहब नहीं, मेरी लाइट चले गई, यार दोस्त किधर चले गया, बड़ा परेशान। अच्छा, वो आपको फिर एयरपोर्ट के अंदर ही है ना, कैंप बना होता है काफी बड़ा, तकरीबन 300-400 बंदे का, आपको उधर लेके जाते हैं, आपको प्रोटोकॉल देते हैं कि भाई ये आपका कमरा, आप इसमें बैठे आराम करें, जो कुछ अपना इंतजार करें, केस बनता है सारा कुछ। अच्छा, सो गया जी, सुबह उठा, एकदम जो है ना उधर बेल बजनी शुरू हो गई, क्योंकि भाई ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, 7:30 जिसने आना आ जाए। मैं बड़े मजे आराम से जो है ना, वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा, मुझे कहता है कि यार तू लेट आया, इधर खड़ा हो, सबको गुजरने दे, बाद में जो है ना तेरी बारी आएगी, ये सब निकल जाएंगे। मैं आराम से खड़ा हो गया, 10-15 मिनट लगे हैं, तो सारे बंदे बाहर आ गए। जब मैं अंदर जाने लगा ना, किधर, मैंने बोला तुमने खुद ही तो खाया, इंग्लिश में, इंग्लिश बोलते हैं वो। तो मुझे कहता है गो बैक, खत्म, कोई मसला नहीं, निकलो। मैं उधर खड़ा हो गया, मैंने बोला यार शायद इधर सब बंदे निकल गए। तो खड़ा रहा, आखिरी अयूब साहब बड़े आराम से आ गए, मुझे ओ अयूब साहब गले गुले मिले, खुशी सारी वापस आ गई। फिर हम उनको कमरे में ले आए। तो इसी तरह जो है ना तकरीबन उधर हम रहे हैं 4 या 5 मिनट। वो क्या करते हैं, जैसे आपका नंबर आता है फिर आपको जज के सामने पेश करते हैं। तो हमें पता नहीं था उस टाइम पे ये मामला तो होता है भाई। वो आए हैं, उन्होंने तकरीबन 72 गाड़ियाँ 20 बंदों को उसके अंदर डाला है, आगे आर्मी वाले बंदे, पीछे आर्मी वाले बंदे, ये जैसे फिल्मों में स्टोरी होती है, आगे अलार्म बज रहा है, वो लेके जा रहे हैं। वहाँ पे गए हैं अदालत में, एक स्पेशल जगह होती है जहाँ से आपको गुजारते हैं, ऊपर सीढ़ी लगी, ऊपर चले गए, वहाँ पे जज के सामने बैठे, जाके उनसे बोला हाँ भाई ये मतलब फलाना, ऐसे मुख्तसर से सवाल 10 मिनट में खत्म हो गया। फिर हमें नीचे हाल में ले आए, हाल में लाने के बाद दोबारा शाम को फिर वापस आके बंद कर। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, फिर उसके बाद जो ना उन्होंने मुझे फोन किया कि आप ट्रांसफर करनी है। उन्होंने सिंह को फोन में लाया कि हाँ ये तेरा केस जो है ना, तो बता इनको क्या चक्कर है। तकरीबन उसने मुझे 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू लिया। मैं पंजाबी में उससे बात कर रहा हूँ, बाकी वो फ्रेंच में ट्रांसफर करता था। ठीक है जी, सही है, सारा कुछ हो गया। 5-5.5 दिन के तकरीबन रात को जो है ना 11 बजे 12 बजे अलार्म बजना शुरू हो गया। तब सारे बंदे जो है ना इस हाल में आज ये नाम थे, चले गए जी उधर जाके जनाब बैठे हुए हैं घंटा आधा घंटा, तकरीबन 2 बजे 2 अफसर आते हैं, एक लड़की और आदमी। उन्होंने फाइलें पकड़ी हुई हैं साथ में ना, तो बंदे का नाम ले, उसको फाइल दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं कि भाई करते 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 हर
जगह पे हर टाइम में हमारा नाम हमेशा लेट ही हुआ है। अच्छा हाँ जी, मैं परेशान यार, सबका आ रहा है, सबका मैंने यूसर कितना आ नहीं रहा है। थोड़ी देर में मेरा नाम ही बोला, उनका बोला ये पेपर पकड़ो और 5 दिन का ये पेपर है, लीव ऑफ कंट्री हमारा मोरे छोड़ दो। 5 दिन में आगे निकल दो। हाँ, इधर से निकल जाओ, आराम से निकल जाओ।